पश्चिम बंगाल में चुनावी प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ रही है। पहले 2 चरण के बाद अब तीसरे चरण की 31 सीटों पर चुनाव प्रचार का काम जोर पकड़ चुका है। तीसरे चरण के लिए 6 अप्रैल को मतदान होना है। जिन विधानसभा क्षेत्रों में वोट डाले जाने हैं वो हावड़ा, हुगली और दक्षिण 24 परगना जिले में पड़ती हैं। सबसे पहले बात करते हैं हुगली जिले की विधानसभा सीटों के समीकरण की। ये बंगाल के सबसे बड़े औद्योगिक क्षेत्रों में से एक है। कृषि के मामले में भी हुगली सबसे उन्नत इलाकों में से रहा है। लेकिन तृणमूल कांग्रेस के बीते 10 वर्षों के शासनकाल में हुगली की पहचान मिटती जा रही है। यहाँ पर कई जूट मिल, टायर कंपनी और उर्वरक बनाने वाली इकाइयां बंद हो चुकी हैं। कभी बंगाल ही नहीं, पूरे पूर्वी और उत्तर भारत के क्षेत्रों में लोगों को रोजगार देने वाला हुगली आज बेरोजगारी की समस्या से जूझ रहा है। हुगली में ही सिंगूर का भी इलाका है, जहां ममता बनर्जी ने टाटा के नैनो प्लांट के विरोध में आंदोलन किया था। हुगली जिले में खराब सड़कें सबसे बड़ी समस्या हैं। पेयजल, जल निकासी और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों को लेकर भी लोगों में ममता बनर्जी सरकार से नाराजगी देखी जा रही है। हुगली जिले में कुल 18 विधानसभा सीटें हैं। 2016 के विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस ने यहां 49% से अधिक वोट पाकर 18 में से 16 सीटों को अपने नाम कर लिया था। तब भाजपा यहां तीसरी सबसे बड़ी शक्ति थी। लेकिन लोकसभा चुनाव आते आते परिदृश्य बदल चुका था। वर्ष 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में भाजपा ने तृणमूल कांग्रेस से अधिक लगभग 44% वोट हासिल किए। अब मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस की स्थिति सिर्फ वोट कटवा पार्टी की रह गई है। सीधी टक्कर भाजपा और तृणमूल कांग्रेस के बीच में है। इस विधानसभा चुनाव में भाजपा के यहाँ की 18 में से कम 10 सीटें जीतने का अनुमान लगाया जा रहा है। हुगली सीट से भाजपा की मौजूदा सांसद चुंचुड़ा विधानसभा क्षेत्र से मैदान में है। हुगली जिला बंगाल के उन कुछ क्षेत्रों में से है जहां भाजपा का संगठन भी काफी सशक्त स्थिति में है। हुगली जिले की चुनावी लड़ाई काफी हद तक सांकेतिक भी है। यहीं के सिंगूर आंदोलन के बहाने ममता बनर्जी ने वामपंथी सत्ता को उखाड़ फेंका था। अब उन्हीं ममता बनर्जी की राजनीति के लिए हुगली जिला एक प्रश्न चिन्ह बनकर खड़ा है। नमस्कार। बदलाव की बयार पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव पर इस विशेष श्रृंखला में आज हम आ पहुंचे हैं हुगली। पश्चिम बंगाल का एक महत्वपूर्ण जिला, 18 सीटें इसकी झोली में। और एक अलग बात यह है कि इन 18 सीटों पर अभी तक तृणमूल का ही कब्जा है, यानी भारतीय जनता पार्टी के लिए जो पूरे जोरों शोरों से इस पूरे बंगाल में कैंपेन में जुटी, उसके लिए एक अवसर भी है, एक बड़ी चुनौती भी है। इस विषय पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ 2 मेहमान इस वक्त हुगली से जुड़े हैं। कमलाकर गुप्ता जी, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं और कैमरे की निगाह से भी पश्चिम बंगाल की राजनीति को बहुत बारीकी से आप देखते हैं और नजर रखते हैं। साथ ही अर्चना शाह जी, आप आरजे हैं, लेकिन आरजे के साथ साथ राजनीतिक टीका टिप्पणी आपका शगल है और उसमें भी एक विशेष विधा है आपकी, वो है कविता। तो आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। इस विशेष विधा का भी हम इस शो में इस्तेमाल करेंगे। लेकिन सबसे पहला सवाल कमलाकर जी आपसे, हुगली में इस बार बदलाव की बयार किस हद तक आपको दिख रही है? 10 साल के तृणमूल के शासन को लोग किस तरह से देख रहे हैं, जबकि ये जानते हैं कि यहां अधिकतर सीटों पर तृणमूल का ही कब्जा है? मैं आपको थोड़ा करेक्ट करूंगा। एक सीट है कांग्रेस का, चावदानी, वो श्रीरामपुर में आता है, सांगठनिक जिला। ऐसा है इस बार जो परिवर्तन है वो एकदम स्वाभाविक परिवर्तन। भारतीय जनता पार्टी एक बहुत स्ट्रॉन्ग कंटेंडर की तरह यहाँ लड़ रही है और सीधा लड़ाई है टीएमसी में और भारतीय जनता पार्टी। और जैसा कि हर जगह इसका अंदाजा लगने लगा है कि नेक टू नेक फाइट होगा। मेरे हिसाब से भारतीय जनता पार्टी प्लस में रहे। इसके क्या फैक्टर्स मानती हैं अर्चना? एक तो कमलाकर जी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी फायदे में रहेगी, ये तो सही है। शून्य से जब शुरू करेंगे तो हो सकता है कुछ मिले तो प्लस में तो आएगा। और ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिनको लेकर के हुगली के लोग, हुगली की जनता वो बदलाव चाहती है? उनको लगता है कि नहीं, कुछ नया होना चाहिए, किसी विकास नाम का एक एजेंडा लेकर पार्टी, भारतीय जनता पार्टी चली है, तो उन्हें अवसर देना चाहिए। देखिए, मेरा ये मानना है कि 3 ऐसे विषयों पर वहाँ की जनता अपना जो मत है वो लोगों के समक्ष रखेगी। सबसे पहला है विकास। क्योंकि अगर हम हुगली के पूरे परिदृश्य में नजर डालें तो हुगली एक बहुत ही अच्छा हब था, जहाँ पर उद्योग बहुत ज्यादा थे, जिससे एग्रीकल्चर बहुत अच्छा था। लेकिन धीरे धीरे ना दिन बद से बदतर होता गया। तो वहाँ के लोग विकास चाहते।
सबसे पहले जो बीच मनी होती है वो चाहते हैं कि उनको सीधा पैसा मिले, ठीक है, उनको सिर्फ विकास चाहिए। और एक आम जनता की सबसे बड़ी चीज जो होती है वो होती है रोटी, कपड़ा और मकान। जब तक आपको भूख के लिए रोटी नहीं मिलेगी ना, तब तक आप किसी को मत दे सकते। और वहाँ की हालत अब बहुत ठीक हो गई है। वहाँ के लोगों को विकास चाहिए, पैसा चाहिए और अपनी आजीविका के लिए घर। हम्म। कमलाकर जी, रोटी कपड़ा और मकान, हुगली में अगर विकास नहीं है और लोग इन सब बातों को लेकर के त्रस्त हैं, क्या समझ में आता है? विकास एक बहुत बड़ा शब्द है और उसका एक बहुत बड़ा तंत्र होता है। तो ऐसी कौन सी चीजें हैं विकास के मायने में, यानी अगर मैं बुनियादी चीजों से चलूं कमलाकर जी, तो सड़क, बिजली, पानी, अगर ये होगा तो अर्थव्यवस्था का चक्र चलेगा, रोजगार होगा तो रोटी कपड़े मकान की समस्या नहीं रहेगी। तो इससे अगर शुरू करें, बिजली, पानी, सड़क, कमलाकर जी, हुगली में इस समय क्या हाल है और पिछले 10 साल में इन बुनियादी चीजों को लेकर के कितना काम हुआ? देखिए, आप लोग विकास कह रहे हैं, मैं विकास को दूसरे दर्जे पे रखता हूँ, ऊपर। पहले मूलभूत जो आवश्यकताएं हैं जनता की, हुगली की, पहले जो था वो धीरे धीरे नीचे आ गया। तो मुझे जो लगता है कि विकास तो बाद में होगा, पहले लॉ एंड ऑर्डर यहाँ ठीक हो, जो बुनियादी चीजें वो जगह पे आए, बुनियादी जो जरूरतें हैं, तब यहाँ की जनता विकास के बारे में, जैसे और सब प्रदेशों में हुआ है, उस तरह से सोच पाए। अर्चना, ये जरा समझना जरूरी है कि हुगली का, आप जिस तरह से कह रहे हैं, वामपंथियों का शासनकाल था, फिर तृणमूल का था, हुगली की जो रेपुटेशन थी, हुगली का जो एक चमकता चेहरा था, उसमें एक डाउनफॉल आप लोग बता रहे हैं। मेरा प्रश्न ये है कि वामपंथ के बाद जब लोगों ने तृणमूल को मौका दिया पहली बार, उसके बाद भी अगर 5 साल में स्थिति नहीं सुधरी थी, तो दोबारा तृणमूल को हुगली जिले ने इतना मौका, इतना अवसर दिया, ये समझ में जरा जरूरी है समझना। देखिए, जहां तक आप हुगली की बात करें, मैं आपको ना हुगली के बहुत पीछे ले जाता। हुगली जो है इस समय एक ऐसा माना जाता था, महर्षि अरविंदो हो गए, मोतीलाल हो गए, राजबिहारी बोस हो गए, ऐसे अनगिनत व्यक्तित्व थे जो यहाँ की धरती से पैदा हुए, ठीक है। और अगर हम वंदे मातरम की बात करें, वंदे मातरम भवन की बात करें, और अगर मैं इमाम बाड़ा की बात करें, दोनों हमारे अस्तित्व के लिए, जहाँ हिंदू इम्पोर्टेंट है, मुस्लिम भी इम्पोर्टेंट है, इन दोनों को अगर मैं तोल कर देखूं, वंदे मातरम भवन में अगर आपको कभी मौका मिले तो आप में से जो हुगली गया है भवन में, कमलाकर जी आप तो गए हो, वहां जाकर आपको ऐसा लगता है ना हमने अपने अस्तित्व को खो दिया है। वो रूम, वो घर है, ऐसी जर्जर हालत में है कि आपको लगता नहीं कि ये हमारी धरोहर है। उसी तरह से इमाम बाड़ा, वहां जाने के बाद तो आप मानिए, ऐसा लग रहा था उसे देखकर कि जो भी भारतीय के अंदर जाएगा उसकी आंखों से ना आंसू जरूर आएगा कि विकास तो बहुत दूर की बात, उसे संभाल कर भी नहीं रखा। ठीक है, यानी जो था उसको भी, उसकी भी दुर्दशा हुई। एक बहुत बड़ा विषय अभी आपने कमलाकर जी कहा था, कानून व्यवस्था का, और इसी से जुड़ा मसला जो बंगाल में आजकल खूब चलता है वो है राजनीतिक हिंसा का भी। और हम देखते हैं अरसे से, फिर भले ही वो वामपंथ का शासनकाल रहा हो या तृणमूल का भी, लगभग एक इक्वेशन जब आप बता रहे थे कि तृणमूल के अंदर जितना भी लोग, तृणमूल का जो बेस बना वो बेसिकली सीपीएम से आया हुआ ही लोग था, वही ट्रेंड, वही ट्रेडिशन आज सीपीएम भी, सीपीएम के बाद अब तृणमूल में भी वही ट्रेंड दिखता है। कानूनी व्यवस्था को लेकर हुगली में क्या स्थिति बनती है, और खासतौर पर राजनीतिक हिंसा की चर्चा करें। मैं बोलूं, देखिए, कानून व्यवस्था ऐसा है कि जब वामपंथियों ने यहाँ शासन किया तो उनका पूरा फोकस था, जब वो पहले सत्ता में आए तो उनको विश्वास नहीं था कि वो सत्ता में हैं, वो
5 साल अपना टर्म उन्होंने अपने को स्थापित करने में लगा। उसके बाद उन्होंने यहाँ के लोगों का, यहाँ का जो स्ट्रक्चर है, कुछ देर पहले अचला जी बता रही थी कि यहाँ हुगली में महापुरुषों का जन्म है। 108 महापुरुषों ने यहाँ जन्म लिया। यहाँ की संस्कृति, यहाँ का साहित्य बड़ा मतलब ऊंचे स्तर पे, जो वामपंथियों को खटकता था, वो अपने हिसाब से यहाँ जो पूजा पाठ का कल्चर था। रहता हूँ चंदननगर में, वहाँ बहुत सारी मंदिर है, 600 साल 800 साल पुरानी मंदिर है। आप पूर्ण नगर जाएंगे, आप उधर जाएंगे, पांडुआ जाएंगे, आप बाली जाइए, दक्षिणेश्वर है। उनको लगा कि यहाँ का जो स्ट्रक्चर है उसको चेंज करना है। उन्होंने फोर्सफुली इसको किया, और वहीं से रक्तपात, जो राजनीतिक राजनीति जिसे कहते हैं, उसकी शुरुआत हुई। वो ट्रेंड बना रहा, परिवर्तन। अब वामपंथियों का कुछ अल्टरनेट नहीं मिल रहा, कोई एक शासन व्यवस्था। टीएमसी आई, लोगों को विश्वास हुआ। ममता बनर्जी ने जिस तरह का संघर्ष किया था, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो लड़ती दिखती थी हमेशा रास्ते पे, सड़कों पे, आंदोलन में, तो लोगों को विश्वास हुआ। लेकिन जब वो सत्ता में आई तो इनकी पार्टी में जो लोग आए, कुछ तो पुराने कांग्रेसी थे, वो सत्ता में आने के बाद सब किनारे लग गए। और सत्ता पूरी तरह से, यहाँ जो सत्ता चलाने वाले पुराने लोग थे, पुराने गुंडे जो थे, पुराने पॉलिटिशियंस जो थे वामपंथियों का, उन्हीं का कन्वर्जन हो गया, जस्ट वो टीएमसी में आ गया। ऐसा बहुत सारा नाम मैं आपको बता सकता हूँ। जैसे अभी क्या नाम है, अरबुल मुल्ला, सैकत मुल्ला, ये सारे जो नाम है, बहुत सारे ऐसे नाम। तो ये जो रक्तपात की राजनीति है, ये कंटिन्यू रहे। सत्ता शासन बदल गया, लेकिन लोग नहीं बदले, तरीका नहीं। आपने ठीक कहा, मतलब पैकेजिंग बदल गई लेकिन अंदर का सामान वही था। लेकिन पश्चिम बंगाल की राजनीति का वो चरित्र जो वाम दलों के शासन में था, वो चरित्र का वही रहा। सिर्फ एक बैनर बदल गया, एक तृणमूल सामने लोगों को दिखा, और लोगों ने, जाहिर है परिवर्तन के लिए लोग विश्वास करते ही हैं। दो और बड़े मुद्दे जो मेरे को ध्यान में आते हैं। सबसे पहला जो देश में इस वक्त काफी चर्चा का है, जी बोलिए। जिस तरह से आपने रक्तपात की बात की, आपने हिंसा की बात की, मैं जिस छोटे से इलाके में यहाँ पे रहती हूँ, आप यकीन मानिए, होली का दिन हम वहां से वापस आ रहे थे। मेरे परिवार वालों ने बीजेपी का झंडा छुपा दिया। तो मैंने उसका कारण पूछा अपने परिवार से, तो उन्होंने बोला कि यहाँ पर जो बीजेपी का नाम भी लेगा ना, उसके घर में जाकर उसे मार दिया जाएगा। तो आज के जमाने में, आज की तारीख में, ये कलकत्ता में होता है। अगर आप ओपन सपोर्टर हैं बीजेपी, या आप बीजेपी को किसी भी रूप से, किसी भी का समर्थन करते हैं, तो टीएमसी के गुंडे हो या टीएमसी के लोग हो, वो आपको, मैं इसमें, और मुझे जो अभी ध्यान में आ रहा है कि कुछ दिन पहले ममता बनर्जी ने लोकतंत्र की दुहाई देते हुए बाकी दलों को एक चिट्ठी लिखी कि सपोर्ट कीजिए, और पश्चिम बंगाल में लोकतंत्र का ये हाल है। ये तस्वीर शायद बंगाल से बाहर लोगों तक ये पहुंच नहीं पाती है, ये अपने आप में बड़ा सवाल होगा। लेकिन इसके साथ ही अब जरा आगे चलेंगे थोड़ा। पश्चिम बंगाल के अंदर तृणमूल की रक्त रंजित राजनीति को लेकर के बहुत चर्चा होती भी रही है, दिल्ली की मीडिया में भी खासतौर पे बहुत बात हुई। मुझे इस पर इन दिनों जो देश में एक बहुत बड़ा विषय चल पड़ा, वो था किसानों का, नए कृषि कानूनों का। हुगली के अंदर कृषि को लेकर के, कृषि का एक पूरा चक्र होता है। किसान फसल उगाता है, बाजार तक जाता है, बेचता है, कुछ दो पैसे कमाता है, और नए कानून भी लगभग ये कह रहे हैं कि फ्री मार्केट एक्सेस किसानों के लिए हो। बंगाल में तो स्थिति हम ये सुनते कि केंद्र से चली किसानों की सम्मान निधि तक किसानों तक नहीं पहुंचने दी गई। ये अपने आप में बड़ा सवाल था। इस वक्त कमलाकर जी, हुगली में कृषि की क्या स्थिति है, किसानों की क्या स्थिति है? केंद्र की योजनाएं नहीं पहुंचती है, हम जानते ही हैं। देखिए, बहुत सारी जानकारियां हैं जो किसानों तक नहीं पहुंचती। निधि की तो बात छोड़, बहुत सही, बहुत बढ़िया। उनको जो अपना जो अधिकार है, जो गवर्नमेंट के जो प्रकल्प हैं, उनकी जानकारी तक उनको नहीं। उनको गलत इंटरप्रिटेशन, उनको गलत जानकारी दी जाए। जैसे जो आवास योजना है,
उसमें उस जो केंद्र का आवास योजना को वहां पे राज्य का मतलब आवास योजना बना के उन्हें दिया जाता है। और कट मनी कल्चर जो है एकदम बेस में, तो किसानों की हालत ले दे के ये कही जा सकती है कि जैसा आज से 30-40 साल पहले वामपंथियों के जमाने में था, वामपंथी तो भूमि आंदोलन से आए थे, किसानों को सपना दिखाया था कि तुम्हारी जमीन तुमको मिल जाएगी, जो जमींदार है उनका अत्याचार नहीं होगा। एकदम वो बदला नहीं है, चाहे वो टीएमसी हो, चाहे वो वामपंथी थे। तो लेकिन अभी जो सोशल मीडिया का जमाना है, किसान बहुत सारा अवेयर हो रहा है, और ये सोशल मीडिया के अवेयरनेस के कारण ही आज किसान जो है गांव-गांव तक बीजेपी का झंडा पहुंचा है। उनको लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जैसे और स्टेटों में और राज्यों में जो काम कर रही है वो उसका बेनिफिट उनको मिले। इसलिए आप गांव में जाइए, बोलपुर जाइए। मैं बहुत रैली कवर करने गया हूँ एज अ कैमरामैन, फोटो जर्नलिस्ट। तो मैंने देखा है कि अमित शाह जी के रोड शो में, नड्डा जी के रोड शो में, बोलपुर में, बर्दवान में इतनी भीड़ उमड़ती है कि वो मैंने यकीन नहीं होता कि 2-3 साल पहले मैं जब यहाँ आता था तो बीजेपी का 2 झंडा नहीं होता, नहीं देखा। तो आपका ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी ने इन 3 सालों में पीछे अपना एक बहुत बड़ा मजबूत जनाधार तैयार किया है, और वो अब रैलियों में झलकता भी है। क्या वो 2 मई को परिणामों में रिफ्लेक्ट होगा, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। लेकिन कमलाकर जी, अभी आपने एक विषय उठाया बीच में, कट मनी का, और बंगाल में मैंने जितने भी जिलों में लोगों से बात की, जितने भी शो में करता रहा हूँ, कट मनी एक बहुत बड़ा मसला बन के उभरता है। और कट मनी कहाँ नहीं है, मतलब सरकारी डिपार्टमेंट में काम कराना हो तो, प्राइवेट फैक्ट्रियों में काम कराना हो तो, यानी वहां भी तृणमूल का एक माफिया, एक गुंडा, एक उस पहरेदार की शक्ल में वहां बैठा है कि बिना पैसा दिए आप वहां से आगे बढ़ नहीं सकते। अर्चना जी, इस कट मनी के इशू पर जरा आपसे टिप्पणी चाहूंगा। कट मनी, कमलाकर जी ने कहा बहुत गहरे तक ये विषय बैठा हुआ है, गहरे तक जरा मैं समझना चाहता हूँ, कट मनी कैसे गहरे तक? देखिए, अगर किसी बंदे ने जिस तरह से डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की बात करें कि केंद्र की बहुत बड़ी स्कीम है, जगह पर लागू है, लेकिन ममता सरकार में आज तक कोई पैसा नहीं था। मिडल मैन जो है, बीच का, वो बीच में ही इतना खा लेता है कि वो एक जो छोटा बच्चा है, जो छोटी जनता है, जो छोटी सरकार है, जो खुद खाने के लिए जिसके पास 10 रुपए नहीं है, उसके पास भी 2 ही रुपए पहुंचे अगर वो 10 रुपए की मेहनत करता है। तो ये जो मिडल मैन है, सारा पैसा ही खा जाता है। ठीक है, तो आम जनता के लिए ये कहा जा सकता है कि आयुष्मान भारत जैसी स्कीम जो जनता के लिए है, आप समझ में नहीं आता कि बात क्यों है कि अगर पीएम लागू है तो वो आम जनता तक क्यों नहीं पहुंची, बंगाल में वो स्कीम क्यों नहीं पहुंची। आप ये लगाइए, अभी पीएम का एक इतना बड़ा फंक्शन हुआ था जिसमें बच्चे से हर व्यक्ति, हर 10th क्लास और 12th क्लास के स्टूडेंट से पीएम बात करते थे, लेकिन ममता सरकार ने इस बात को बिल्कुल मना कर दिया कि नहीं, प्रधानमंत्री मोदी हमारे कलकत्ता के बच्चों से बात नहीं करते। तो क्या वो सिर्फ कलकत्ता के पीएम क्यों मिडल मैन को पिसते जा रहा है, उसको उसकी कट मनी हर तरफ से पैसा उसका कटता जा रहा है, उसको उसके अधिकार नहीं मिल रहे हैं, और टीएमसी इसको ना अपनी गुंडागर्दी में डालता। उनका ये मानना है कि अब जो हम कर रहे हैं वो हम ही करें। कमलाकर जी ने बोला गुंडागर्दी, इस राज्य में अब जो युवा है वो जान चुका है कि इसका ध्येय, उसने क्या करना है और सोच सही दिशा में कहाँ जाए। अर्चना, आपने एक युवाओं का, जी बताइए, बोलिए। बदलाव आएगा और युवा जनता की बदलाव लाएगी। ठीक है, आपने युवाओं का जो एक मसला उठाया, कमलाकर जी जरा आप थोड़ा सा बताएंगे। आप तो काफी ट्रैवल करते हैं, अपने असाइनमेंट्स आपके खूब होते हैं, और खासतौर पे इन दिनों आपने किया ही है, और हुगली से बाहर भी आप बंगाल जाते रहे, बंगाल के कई जिलों में। बंगाल का युवा, एक जो भी अर्चना ने कहा कि ममता बनर्जी बंगाल को बिल्कुल अलहदा, एकदम दूसरी चीजों से जो केंद्र में चल रहा है, भारत में चल रहा है, वहां से उसको अलग रखना चाहती है, वहां तोड़कर रखना चाहती है, अलग टापू की तरह बंगाल को बनाकर रखना चाहती है। लेकिन इसी कारण से जब बंगाल का युवा बाहर निकलता है, वो बेरोजगारी है, वो रोजगार ढूंढने जाता है, वो पलायन करता है, पूरे परिवार की संस्कृति पर उसका असर पड़ता है। ये तो एक एस्पेक्ट हुआ, लेकिन मेरा प्रश्न जरा इससे आगे, क्योंकि जब बंगाल का युवा बाहर निकलता है, पूरे देश को चलता हुआ देखता है, देश का विकास होता देखता है, दूसरे राज्यों में क्या चल रहा है उसको वो चीजें दिखती हैं,
और जब वो अपने बंगाल को वापस पलट कर देखता तो उसकी वो तस्वीर जो एक रक्तरंजित राजनीति से लेकर के बिल्कुल बदहाल हो चुके बंगाल की जब वो तस्वीर देखता है तो क्या युवा के मन में अपेक्षाएं फिर आती हैं, कैसे वो अपने बंगाल को सुंदर फिर से बनाना चाहता है। सोनार बांग्ला का ये जो बार बार एक शब्द गढ़ा गया, इसकी तरफ बंगाल का युवा कैसे जाना चाहता है, वो क्या जरा समझाएंगे। देखिए, आप कभी फैशन स्ट्रीट चले जाइए बॉम्बे का, वहाँ जितनी दुकानें हैं, वहाँ के जो सेल्समैन हैं वो बंगाली लड़के। आप बम्बई में जाइए, जो बियर बार का जो कल्चर था, वहाँ पे लड़कियां जो थी वो बंगाल के गांवों से डांसर। यहाँ तो कल्चर है बंगाल में नृत्य संगीत का, वो किस तरह से मैनिपुलेट हो गया। और जब आप गुजरात जाइए, जो स्वर्णकार है वो बंगाली लड़के मिलेंगे जो अपना सब कुछ छोड़ के बहुत तकलीफ में अपना जीवन वहां गुजार रहे हैं। उनसे जब आप बंगाल की बात करेंगे, सोनार बांग्ला की बात करेंगे, मैं करता हूँ, मैं कई बार ऐसा मतलब मैं बाहर भी गया तो मैंने जैसा आप मतलब बता रहे हैं कि वो सोनार बांग्ला का सपना देखता है, वो सपना मैंने तो देखा है कि सपना उनकी आंखों से खत्म हो गया है। ये अतिशयोक्ति नहीं है मैं जो कह रहा हूँ, उनके आंखों में वो इतने हताश हैं कि बंगाल में वो आना नहीं चाहते। वो मजबूरी में रहे हैं, अगर उनको मौका मिले वो झुग्गी झोपड़ियों में रह लेते हैं। लेकिन बंगाल में गांव की बात नहीं कर रहा हूँ, गांव के युवाओं की बात कर रहा हूँ मैं वो जो जादवपुर कल्चर की बात नहीं करता हूँ, जहाँ लंदन में युवा गिटार बजाते हैं, सिगरेट पी के एक फिल्म बनाते हैं, वहीं रिलीज करते हैं, वहीं खत्म कर देते हैं, वो हिट कर देते हैं फिल्म। मैं उस कल्चर की नहीं, मैं वास्तविक जो बंगाल का जो गाँव है, आप जाइए वहाँ के जो युवा हैं वो मेधावी हैं, इंटेलिजेंट है, लेकिन उनके पास ऑप्शन नहीं है। आप देखिए हमारे यहाँ पे एक समय बंगाल शिक्षा दीक्षा के लिए बड़ा नामी जगह था, लेकिन आज यहाँ इंजीनियरिंग कॉलेजों में सीटें खाली है। लोग बाहर जा रहे हैं, बैंगलोर जा रहे हैं, हैदराबाद जा रहे हैं, कोटा जा रहे हैं, राजस्थान। तो वो हतोत्साहित है। मैं सपने तो उनके आंख में है ही नहीं, मैंने जो रियलाइज किया है। अर्चना, एक प्रश्न बार बार मन में आता है, जब युवा बाहर जाएगा तो बंगाल का सर्विस सेक्टर डेवलप नहीं होगा, एक तो ये, या इसको दूसरी तरह से कहते हैं, जब सर्विस सेक्टर डेवलप नहीं होने दिया जाएगा वहां कट मनी और प्रशासनिक सरकारी नीतियों का असर कुछ इस तरह से होता है कि इंडस्ट्री तक बंद हो जाती है। सर्विस सेक्टर तो दूसरी बात है। अभी मैंने सुना शायद वेलिंगटन जूट मिल को लेकर कुछ मसला है और उसको शायद पिछले दिनों बंद कर दिया गया। वहां का लगभग 3000 वर्कर इस वक्त बेरोजगार खड़ा है, उसके सामने रोजगार की समस्या आ खड़ी हुई है, मैनेजमेंट नहीं सुन रहा है। इंडस्ट्री को लेकर के हुगली में किस तरह की स्थिति है? इंडस्ट्री हो, सर्विस सेक्टर हो, और फिर इस सब के बीच तृणमूल का माफिया, उसकी इंटरफेरेंस, उसकी कटमनी। देखिए, जहां तक आपने जूट मिल की बात करी, जूट मिल के साथ साथ हम ना अगर बहुत पहले जाए तो उद्योगों का हब कहा जाता था, ठीक है। जब यहाँ का व्यक्ति कर्मावती आपने तो बहुत अच्छे से सुना होगा, जब यहाँ का व्यक्ति जब बाहर जाता था तो ये कहा जाता था, एक लोकगीत गाए जाते थे। उन लोकगीतों में सबसे पहले ये कहा जाता था उड़ीसा के, बिहार के लोग, कि यहाँ के लोग जो है गीतों में ना कलकत्ता की स्पष्टता जैसी कि कितना अच्छा उद्योग है, वहां की तरह पैसा कमाओ, कोलकाता के उद्योग की तरह बड़े बन जाओ, ये उन लोकगीतों में झलकता था। अगर जूट मिलों के वर्कर की बात की जाए तो वो आज ना ऐसी हमारी पहले भी इस मिल के बाद स्थितियां ना बीच का पैसा है ना, कुछ भी नहीं मिल पा रहा है। और वो धीरे धीरे उसकी स्थिति ये हो रही है कि जिस तरह से एक दिन का पैसा उसे मिला, वो एक दिन का पैसा मिला, उसने खाया, बीमार पड़ गया, ठीक है। सबसे बड़ा कारण ये है कि जब तक उसके पैर हाथ चल रहे वो कमाएगा, लेकिन जिस दिन वो बीमार पड़ गया उसका पैसा नहीं मिलेगा कि आगे की जिंदगी उसका परिवार आश्रित है, छोटे बच्चे हैं, तो उसके बाद उसका क्या होगा। इस विषय पर सरकार बिल्कुल नहीं सोच रही है कि आगे आने वाली जिंदगी पर इसका कितना बड़ा असर पड़ेगा। उद्योग की दुर्दशा, कुछ समय पहले कमलाकर जी आपसे चर्चा हो रही थी, आप बता रहे थे कि किस तरह से वर्कर्स का हैरेसमेंट होता है। वो ठेके पर जो लाने का जो सिस्टम है कि उनको लाए परमानेंट, उनको वहां नौकरी नहीं है
तो सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट पे जो कॉन्ट्रैक्टर है वो भी तृणमूल का है। इस सारे से क्या एक तो उसको उस व्यवस्था को जरा थोड़ा समझाइए, और क्या इस सारे से हुगली के अंदर बदलाव की इच्छा, कामगारों की दुर्दशा के नाते से भी, युवाओं में भी कह रहा हूं और इन कामगारों में भी कह रहा हूं, जिसमें से बहुत सारा शायद कभी बाहर से आकर के बसा होगा या अभी भी गांव देहात का कामगार होगा, क्या स्थिति है इस समय? देखिए, आप हुगली नदी जो है, इसके किनारे बहुत सारा जूट मिल है। और वामपंथियों के जमाने से जिम्मेवारी तृणमूल कांग्रेस की अकेली नहीं। वामपंथी ट्रेड यूनियन के लिए, उनका ट्रेड यूनियन इतना स्ट्रांग था, इतना ताकतवर था कि अपने ट्रेड यूनियन को स्ट्रांग करने के लिए वो मालिकों से निरर्थक मांगे मांगते थे, मतलब जिसकी कोई मतलब नहीं है, और वर्कर के सामने अपने आप को दिखाते थे कि वर्कर के लिए लड़ने वाले वो नेता है। ऐसा करते करते जूट मिलों की हालत, मैं जूट मिल का ही एग्जाम्पल दे रहा हूँ क्योंकि हुगली नदी के किनारे जूट मिल ही बसा हुआ है। तो वो हालत बद से बदतर होती गई। मालिक छोड़ छोड़ के मिलों को चले गए। आज जितना मिल है वो चल रहा है, तो मिल चला रहे हैं लीजी। हाई कोर्ट का एक क्यूरेटर है, हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया है, एक किसी को लीज दिया है, उस लीजी ने किसी दलाल को मिल दे रखा है। वो यहाँ के जो लोकल नेता हैं उनसे साठगांठ करके यहाँ वर्करों का एकदम मतलब ओपन शोषण होता है, खुला शोषण। उनका ग्रेच्युटी का पैसा नहीं देंगे, पीएफ का पैसा नहीं देंगे, वो प्रोविडेंट फंड का पैसा वो जमा तक नहीं करते। बिल्कुल। जब वो रिटायर हो जाता है एक आदमी, ऐसे ऐसे लोग हैं जो जिनको किस्तों में पैसा मिला, एक किस्त मिला, फिर 4 साल बाद 5 साल बाद दूसरा मिला, तीसरा मिलते मिलते वो इस दुनिया से चला गया। और जहां तक लेबर का चक्कर है, आज जूट मिलों में जो परमानेंट लेबर थे, एक जूट मिल की कैपेसिटी 5,000, 4,000, 3,000 ऐसे होते हैं, लेकिन 4,000, 5,000 लोगों में आपको 100 लेबर जो है जूट मिल का वर्कर परमानेंट मिलेगा, बाकी सब कॉन्ट्रैक्ट से दिहाड़ी मजदूर जैसा काम कराते हैं। टीएमसी के नेता ही वहाँ कॉन्ट्रैक्टर हैं, उनके जो मतलब जो दोस्त, उनके पाले हुए जो लोग हैं वही वहाँ पे मिल चलाते। स्थिति ऐसी है कि वर्कर का बेटा कभी ऐसा नहीं सोच सकता कि मैं बड़ा होकर मिल का वर्कर बनूं। वो घर में चर्चा है कि कुछ और कर लो मगर मिल का वर्कर मत बनो। यानी मिल वर्करों की जो दुर्दशा है और उसके बरक्स आपने जो दिखाया कि पूरी की पूरी व्यवस्था पर तृणमूल के माफिया का किस तरह से कब्जा है, हर जगह कट मनी के लिए अपनी व्यवस्था कर लेना, उसके लिए भले ही आपको गरीब मजदूर के पेट की रोटी छीननी पड़े, वहां तक भी तृणमूल के लोग तैयार हैं, वो कर रहे हैं। मुझे लगता है कि आप दोनों ने, कमलाकर जी और अर्चना झुंझुनू, आप लोगों ने बातें बताई हुगली के संदर्भ में, शायद वो कुछ बातें पूरे पश्चिम बंगाल के संदर्भ में भी वैसी ही देखी जाती है, वैसी ही कही जाती है, और इन सब के हिसाब से मुझे लगता है कि हुगली में भी एक बदलाव की बहुत जबरदस्त आकांक्षा है, और वही आकांक्षा पूरे बंगाल में भी मुझे दिखाई देती है। आप दोनों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कमलाकर जी, अर्चना जी, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद। जाते जाते अगर वक्त है तो मैं कुछ बोलना चाहूंगी, फिर मैं आप जी बताइए ना, बताइए जी बताइए, बोलिए अर्चना जी। कहते हैं बदलाव की धारा में सब बदल जाएगा। कहते हैं बदलाव की धारा में सब बदल जाएगा, विकास होगा, खेला होगा, परिवर्तन होगा, ये तो आने वाला मुंबई बताएगा। इंतजार की घड़ियां और वक्त हमें भी करना है, हर व्यक्ति को देखना है कि युवा के परिवर्तन की लहर में बदलाव आएगा या फिर वही घिसा पिटा जुमला कहलाएगा, या फिर वही घिसा पिटा जुमला कहलाएगा कि हो गया बस हो गया वक्त, खेला होगा, ये तो परिवर्तन के साथ परिवर्तन बताएगा। वंदे मातरम। वाह अर्चना जी, आपने जो कविता के माध्यम से इलेक्शन होगा जी, उसमें भी कुछ संकट अभी दिख रहा है।
यहाँ की हालत जो लोग रहते हैं वो बेहतर समझते हैं। केंद्र सरकार से जो फौजें आई हुई हैं वो अपना काम कर रही है, लेकिन उन फौजों के ऊपर भी बम चल जा रहे हैं। ऐसा एक दो आपने सोशल मीडिया पे वीडियो देखा हो। तो अगर 80% भी फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो जाए तो बदलाव संभव है, देखा जाए। बंगाल में इलेक्शन खून खराबा, ये तो वही बात होगी कि चाय में दूध ना हो। अर्चना जी, आपका गुस्सा, आपका जो आवेग है इन चुनावों में और बंगाल की स्थिति को लेकर वो स्पष्ट है। आपने कविता के माध्यम से भी कहा और कमलाकर जी ने उसको और स्पष्ट किया कि यदि फ्री एंड फेयर चुनाव हो जाए तो ये परिवर्तन इस बार संभव है। सोनार बांग्ला का जो अभियान लेकर के भारतीय जनता पार्टी चली है, तृणमूल के भ्रष्टाचार के विरुद्ध में, तृणमूल के कुशासन के, पश्चिम बंगाल की दुर्दशा के लिए जो भी लोग जिम्मेदार हैं उन्हें उनके मकाम तक पहुंचाने के लिए आप लोगों ने जो भी बातें कही वो बहुत ही मुझे लगता है गहराई तक जाकर के लोगों के समझने के लिए हैं। और मैं मानता हूं कि हुगली की जनता नहीं, बंगाल की जनता भी इन्हें सुन के कुछ निर्णय लेने वाली है। अगले चरणों में मतदान होना ही है। आप दोनों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कमलाकर जी, अर्चना जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका भी।